गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है वो इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी जो सेशन है वो है इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति। वो है भारतीय राष्ट्रपति। थोड़ा सा आप देखिए चीज़ों को और समझिए। भारतीय राष्ट्रपति, इसके बारे में चर्चा करनी है। कुछ अनुच्छेद रह गए थे इसमें, उसको देख लीजिए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में जो कुछ रह रहा है वो देख लीजिए। अगला पॉइंट है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। लाइव क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। महाभियोग की प्रक्रिया, तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। किसमें है ये? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, अपने पद से हटाने की प्रक्रिया, अपने पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। महाभियोग कहलाती है। महाभियोग कहलाती है। अनुच्छेद 56 खंड ख के अनुसार अनुच्छेद 56 खंड ख के अनुसार संविधान का, राज भगौरिया गुड मॉर्निंग सर जी, राज जी गुड मॉर्निंग। अनुच्छेद 56 खंड ख के अनुसार राष्ट्रपति संविधान का दुराचार करने पर, अनुच्छेद 56 खंड ख के अनुसार राष्ट्रपति संविधान का दुराचार करने पर, संविधान का दुराचार यानी बुरा व्यवहार, दुराचार करने पर और महाभियोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। अनुच्छेद 56 खंड ख के अनुसार राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो संविधान का दुराचार करने पर महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। महाभियोग की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। 3 चरणों में संपन्न होती है। 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला संकल्प, दूसरा संकल्प पारित, संकल्प पारित और तीसरा महाभियोग। महाभियोग, पहले यहां तक देख लो। महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। अनुच्छेद 56 खंड ख के अनुसार संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का दुराचार करने पर यानी बुरा आचरण करने पर, व्यक्तिगत आचरण पर नहीं, ये 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला है संकल्प, दूसरा है संकल्प पारित और तीसरा है महाभियोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए
14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व एक चौथाई सदस्यों के द्वारा, एक चौथाई सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचना दिया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति को लिखित रूप में, राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचना देना जरूरी है, दिया जाना जरूरी है, दिया जाना जरूरी है, दिया जाना जरूरी है। महाभियोग लाने से पहले, महाभियोग लगाने के लिए कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले पूर्व में, 14 दिन पहले एक चौथाई सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को लिखित में क्या देनी होती है? सूचना देनी होती है। और महाभियोग संसद का कोई भी सदन ला सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद का कोई भी सदन ला सकता है। संसद का कोई भी सदन, महाभियोग का प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन ला सकता है, ला सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए या राज्यसभा में, राज्यसभा में भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद का कोई भी सदन, संसद का कोई भी सदन क्या ला सकता है? महाभियोग ला सकता है। कोई भी सदन क्या ला सकता है? महाभियोग ला सकता है। और महाभियोग जिस सदन के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, जिस सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, जिस सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, उसके 14 दिन बाद, उसके 14 दिन बाद उस सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा, 2/3 सदस्य या साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है, पारित होना जरूरी है। यही प्रक्रिया दूसरे सदन में लागू होगी। यही प्रक्रिया दूसरे सदन में लागू होगी, दूसरे सदन में लागू होगी। वहां भी 2/3 सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो जिस सदन के द्वारा महाभियोग लाने का प्रस्ताव लाया गया, महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, उसके 14 दिन बाद उस सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा या साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यही प्रक्रिया दूसरे सदन में लागू होगी और वहां भी 2/3 सदस्यों के द्वारा या साधारण बहुमत से क्या होना जरूरी है? पारित। अनुष्का मीना, ठीक है। अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। नोट, अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर, भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। महाभियोग नहीं लगा है, नहीं लगा है। यह इंपॉर्टेंट है। क्या भारत में कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगा? तो आंसर है अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर। नोट, अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर क्या नहीं लगा है? महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? एक न्यायिक प्रक्रिया है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? एक न्यायिक प्रक्रिया। इसके बाद में देखो, आगे देखो, अनुच्छेद
अनुष्का मीना गुड मॉर्निंग सर जी। अनुष्का जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? शेयर करो क्लास को, है ना। कल पढ़ा दिया था मैंने ये टॉपिक राष्ट्रपति वाला, इसमें कुछ अनुच्छेद रह गए थे, वो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। अभी लंबा चलेगा ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक। तो आप देखिए अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति के दौरान पद को भरने का समय, अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति को भरने का समय, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने का समय, रिक्ति को भरने का समय को भरने का समय व नवनिर्वाचित व्यक्ति की, व नवनिर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख है। व नवनिर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख है, पदावधि का उल्लेख है। तो इसको समझते हैं, अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति को, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति पद की, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए, भरने के लिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और दोनों पद खाली होने की स्थिति में, और दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में, और दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में, दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में, रिक्त होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति पद के, राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, निर्वहन करेगा। इसको मैं समझा देता हूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुच्छेद 62 में किसका उल्लेख है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। उस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं मिलती है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद अगर खाली हो गए, दोनों पद खाली होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार बनी, ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार बनी, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार बनी, सिर्फ एक बार बनी, जब 1969 में, जब 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई।
तो उपराष्ट्रपति बीवी गिरी ने भी तो उपराष्ट्रपति बीवी गिरी ने भी त्यागपत्र दे दिया। तो 24 जुलाई 1969 से 20 अगस्त 1969 त्यागपत्र दे दिया। 24 जुलाई 1969 से 20 अगस्त 1969 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को समझो। यानी ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार बनी जब 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस समय उपराष्ट्रपति बीवी गिरी थे, तो बीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो उन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया और 24 जुलाई 1969 से 20 अगस्त 1969 तक 24 जुलाई 1969 से 20 अगस्त 1969 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, कार्य किया। एक क्वेश्चन और देख लेना। राष्ट्रपति के पद को 6 माह के अंदर भरना जरूरी है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को 6 माह में भरना जरूरी है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 माह में भरना जरूरी है। 6 माह में भरना जरूरी है। नवनिर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वे नवनिर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल नवनिर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए 6 माह में भरना जरूरी। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 माह में भरना जरूरी है। वह नवनिर्वाचित व्यक्ति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। दी भवंडा, नमस्कार जी। नाम कैसा है? भावेंद्र। क्या नाम है? भावेंद्र। क्या नाम है भाई आपका? भावेंद्र क्या नाम है? हिंदी में लिखो थोड़ा सा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 71 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 71 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। वे उसका निर्णय क्या होता है? अंतिम माना जाता है। बवंडर, ठीक है भैया, ठीक है। राज भगोरिया,
नेक्स्ट, अनुच्छेद 72 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। सर कोई बवंडर आ गया है, ठीक है। अनुच्छेद 72 क्या है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। किसकी शक्ति है? क्षमादान की। यानी राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है या कम कर सकता है। जबकि राज्यपाल सजा को माफ नहीं कर सकता, कम कर सकता है। फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, राज्यपाल कम कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। क्या कर सकता है? माफ। राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख किसी अनुच्छेद में होकर अनुसूची 2 में है। राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख, 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 वेतन का उल्लेख किसी अनुच्छेद में न होकर, किसी अनुच्छेद में न होकर, अनुच्छेद में न होकर, न होकर अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। वेतन, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है, दिया जाता है संचित निधि से। किस निधि से? संचित निधि से, जो आयकर रहित होता है, जो आयकर रहित होता है, रहित होता है। ये किसमें? ये फैक्ट है। राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख किसी अनुच्छेद में न होकर अनुसूची 2 में किसमें? अनुसूची 2 में है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, जो देश की संचित निधि से दिया जाता है, जो आयकर रहित होती है। राष्ट्रपति के वेतन पर कोई टैक्स या कर नहीं लगता। लास्ट, राष्ट्रपति का निवास स्थान, राष्ट्रपति का निवास स्थान, निवास स्थान दिल्ली स्थित, दिल्ली स्थित रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है, जिसे 1911 में, जिसे 1911 में एडविन लुडविन, एडविन लुडविन ने तैयार किया। एडविन लुडविन ने तैयार किया, जिसे पहले बायसरिंगल लॉज कहा जाता था, जिसे पहले बायसरिंगल लॉज कहा जाता था, कहा जाता था, जिसमें रहने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। जिसमें रहने वाले प्रथम व्यक्ति, जिसमें रहने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ये फैक्ट भी देख लेना, लास्ट फैक्ट है ये। राष्ट्रपति का निवास स्थान दिल्ली स्थित रायसीन की पहाड़ी पर स्थित है, जिसे 1911 में एडविन लुडविन के द्वारा तैयार किया गया, जिसे पहले बायसरिंगल लॉज कहा जाता था, और जिसमें रहने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन थे। अब आगे पढ़ेंगे हम अब तक बने भारत के राष्ट्रपति। अगला टॉपिक होगा अब तक बने भारत के राष्ट्रपति। ये लंबा चलेगा थोड़ा सा, और राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का नाम और उनका कार्यकाल, और इसके बाद में
राष्ट्रपतियों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, इनका अध्ययन करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद।